हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने हिंदी की शिक्षण विधियां कंप्लीट पढ़ ली हैं। उसकी थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चन जो संभावित होते हैं, किस तरह से के प्रश्न आते हैं, तो उन सभी को हमने कर लिया है। अब हम गणित की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शिक्षण विधियाँ कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। तो जितने भी विद्यार्थी लेवल 1 से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सभी के लिए उपयोगी हैं। और दूसरा, लेवल 2 से साइंस मैथ जिनकी स्ट्रीम है, जिनका मतलब बीएससी रहा है जिनके पास, तो उन सभी के लिए गणित की शिक्षण विधियाँ जो है इम्पोर्टेंट है। और लेवल 2 में जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये शिक्षण विधियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं और लेवल 2 की साइंस मैथ स्ट्रीम से हैं, उन सभी के लिए गणित की शिक्षण विधियाँ इम्पोर्टेंट है। तो सभी इन शिक्षण विधियों को ध्यान से पढ़ें। और ये थ्योरी क्लास है, और इस थ्योरी क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको बेटर से बेटर समझाया जाए। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगर आप आने वाली परीक्षा में इस क्लास से पढ़कर कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारा ये प्रयास यही है कि भाई आपको बेटर समझाया जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं गणित की शिक्षण विधियाँ। इन शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे, मैथ की टीचिंग मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की शिक्षण विधियों में। सबसे पहली जो विधि है व्याख्यान विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेक्चर मेथड कहते हैं। यह देखिए सबसे पुरानी विधि है। सबसे पढ़ाने का जो प्रारंभिक तरीका था, वही था कि भाई टीचर जो है वो बोलकर पढ़ाता है छात्रों को, और छात्र उसको सुनते हैं। तो इसमें शिक्षक जो है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, व्याख्यान विधि कहते हैं। तो यह कैसी है, पारंपरिक विधि है, और ये शिक्षक केंद्रित विधि है, टीचर सेंटर्ड विधि है। कैसी विधि है? टीचर सेंटर्ड विधि। इसमें शिक्षक पाठ को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, मतलब पढ़ाने की शुरुआत करेगा, किस तरह से उसको पढ़ाना है उसकी व्याख्या करता चला जाएगा, और फिर किस तरह से उसका अंत करना है। ये सारी चीज़ जो है वो किस पर निर्भर होती है, टीचर। कह सकते हो कि भाई टीचर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाता है। यही कारण है कि ये शिक्षक केंद्रित विधि है। और ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक, सबसे प्राचीन विधि है। अगर पेपर में कभी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो सबसे प्राचीन है, तो वो कौन सी है? व्याख्यान विधि है। इस विधि में बोर्ड, चार्ट, मॉडल, उदाहरणों का सहारा लेकर सूत्र या परिभाषाएं समझाई जाती हैं। यानी गणित में बोर्ड के माध्यम से, व्याख्यान विधि में चार्ट, मॉडल, उदाहरणों का सहारा लेके सूत्र या परिभाषाओं को बताया जाता है। और शिक्षक जो है वो बोलकर छात्रों को पढ़ाता है। अब इस विधि की उपयुक्तता क्या है, मतलब उपयोगिता क्या है? इस विधि में नए सिद्धांत, परिभाषा, सूत्र, जैसे परिमाप है, क्षेत्रफल के सूत्र हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में तो सूत्र बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको समझाने में ये विधि सहयोगी है। उच्च कक्षाओं में जब समय कम हो और विषय अमूर्त हो, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो व्याख्यान विधि के बारे में ये भी कहा जाता है कि व्याख्यान विधि छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कम समय में अधिक छात्रों को बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ाया जा सकता है, और यदि अमूर्त विषय है तो व्याख्यान विधि के माध्यम से उसको समझाया जा सकता है। इस विधि के लाभ क्या हैं? अधिक विद्यार्थियों को कम समय में जानकारी दी जाती है, और सुव्यवस्थित प्रस्तुति होती है। सुव्यवस्थित प्रस्तुति का मतलब क्या होगा कि भाई टीचर ये निर्धारित करता है कि भाई मुझे कहाँ से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, और मैं अपना बेटर कैसे दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? टीचर निर्धारित करता है। तो सुव्यवस्थित प्रस्तुति के द्वारा व्याख्यान विधि के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या हैं? इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं और सोचने समझने का अवसर कम मिलता है। सोचने समझने का अवसर विद्यार्थियों को क्या मिलता है? कम मिलता है। और यह कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है ये? अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना कठिन होता है। भाई छात्र जब टीचर पढ़ाता है और छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, तो टीचर ये निर्धारित नहीं कर पाता कि कौन छात्र मेरी कही गई बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है, और कौन छात्र धीरे धीरे समझ रहा है, या किस छात्र को समझने में कठिनाई हो रही है। तो छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान टीचर को इतना नहीं रख पाता है व्याख्यान विधि के माध्यम से। और यही इसकी क्या है, सीमाएं हैं, दोष भी है। नेक्स्ट अब हम विधि पढ़ते हैं, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखिए, गणित पढ़ाने में प्रदर्शन विधि का क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मैं अगर बात करना चाहूँ कि प्रदर्शन विधि कौन सी विषयों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो प्रदर्शन विधि साइंस और मैथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी चाहे वो मैथमेटिक्स की बात करें, कोई भी फॉर्मूला है उसको हमने चार्ट पर लिखा और उसको चार्ट पर उसको दिखाया, तो छात्र क्या करते हैं, स्वयं अनुभव करके अधिगम करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, अनुभवात्मक अधिगम पर अधिक जोर देती है प्रदर्शन विधि। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षक
प्रयोग या मॉडल या साधन तैयार करता है, मतलब प्रदर्शन तैयार करता है कि भाई कोई मॉडल बनाएगा, कोई साधन बनाएगा या कोई प्रयोग करेगा, तो उसके माध्यम से जब टीचर जो प्रयोग के माध्यम से, किसी मॉडल के माध्यम से, किसी साधन के माध्यम से जब बच्चों को समझाता है, तो बच्चे बहुत आसानी से अपने अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, सीखते हैं। चरणबद्ध तरीके से विद्यार्थी के सामने वह उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। शिक्षक जो है वो आते ही पूरी विषय वस्तु को नहीं बता देगा। एक सही तरीके से, चरणबद्ध तरीके से विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थी अवलोकन करते हुए प्रश्न पूछते हैं। जब वह प्रयोग कर रहा है या प्रदर्शन कर रहा है या मॉडल के माध्यम से समझा रहा है, तो विद्यार्थी जो है वह अवलोकन करते हैं, मतलब देखते हैं, और यदि उनके मन में कोई सवाल आता है तो उसको पूछते हैं, और शिक्षक जो है वो उन सवालों की संतुष्टि के माध्यम से उनको सिखाता है। तो शिक्षक प्रदर्शन विधि के माध्यम से अनुभवात्मक अध्ययन कराता है, एक्सपेरियंशियल लर्निंग कराता है। शिक्षक प्रयोग या मॉडल या साधन तैयार करता है, चरणबद्ध तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित करता है, और विद्यार्थी अवलोकन करते हुए क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए हम समझें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करने के लिए कागज की पट्टियों से गतिविधियां करें। भाई कागज से त्रिभुज बनाएं और उसके आधार पर हम 180 डिग्री को समझें। घनाभ का आयतन दिखाने के लिए माप उपकरण, घनाभ जैसा कोई उपकरण लेके आए और उसके माप, मतलब उसमें पानी भर के या कोई तरल पदार्थ भर के उसके आयतन को माप कर उसको बताएं कि भाई ये घनाभ का क्या है, आयतन है। इस विधि के लाभ क्या होते हैं? देखिए, यह विधि अवधारणा को क्या करती है, स्पष्ट करती है। बालक में जिज्ञासा और याददाश्त बढ़ाती है, और बालक क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो शिक्षक और छात्र दोनों क्या रहते हैं, इसमें सक्रिय रहते हैं। बालक जो है वो प्रश्न पूछते हैं। बालक क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो जिज्ञासा और बालक की याददाश्त बढ़ती है। क्योंकि जब किसी छात्र, कोई भी छात्र जब किसी चीज को देख कर सीखता है, तो उसे देख कर सीखने के आधार पर यह विधि क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। इस विधि की दोष या सीमाएं क्या हैं? तैयारी करने में समय व सामग्री की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए, सभी टॉपिक्स को प्रदर्शन के माध्यम से समझाना इतना संभव नहीं है, और यदि सभी टॉपिक को प्रदर्शन के माध्यम से समझाया जाएगा तो समय भी बहुत अधिक लगेगा। यही कारण है कि कोई भी एक अच्छा टीचर जो होता है वो किसी एक विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाता क्लास में। वो अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है कि कहाँ पर मुझे प्रदर्शन करना है, कहाँ पर मैं व्याख्यान विधि का प्रयोग करूंगा, कहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहा है, और कहाँ पर अन्य विधियों का क्या करना है, मुझे प्रयोग करना है। तो प्रदर्शन विधि के माध्यम से तैयारी में समय व सामग्री की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। ये इसके क्या है, दोष हैं। अब हम अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं, आविष्कार या ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि, और इसी को अनुसंधान विधि भी बोलते हैं। डिस्कवरी या ह्यूरिस्टिक मेथड इसको कहेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जनक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न कि ह्यूरिस्टिक मेथड या आविष्कार या अनुसंधान या अन्वेषण विधि। देखिए, दो शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो ह्यूरिस्टिक शब्द ज़्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए, और एक आपको अन्वेषण शब्द ज़्यादा मिलता है। अनुसंधान और ये तो हम समझ जाते हैं। अच्छा जी, ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है खोज करना या मालूम करना। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें बालक खुद खोज कर सीखता है, किसी भी समस्या का हल स्वयं खोजता है और वह सीखता है। क्योंकि बालक इसमें स्वयं कार्य कर रहा है, तो यह विधि कैसी हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक मेथड है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बालक जो है वो स्वयं समस्या का हल करके क्या करता है? सीखता है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? खोज करना या मालूम करना। ये दोनों ही प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं। अच्छा, ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। विद्यार्थी को समस्या दी जाती है, और विद्यार्थी स्वयं प्रयोग, अवलोकन और तर्क के माध्यम से उस समस्या का क्या करता है? हल करता है। इसीलिए इस विधि को हम क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। और यह कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक। देखिए, इस विधि में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इस विधि में बालक को कुछ नहीं बताया जाता। बालक स्वयं ही सक्रिय रहकर अपनी समस्या का समाधान करता है। कि भाई बालक को क्या दी जाती है? समस्या दी जाती है, और बालक स्वयं अलग अलग तरीके से सोचता है, खोजता है, और उस समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। इस तरह छात्र अन्वेषक के रूप में, मतलब खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह विधि शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण विकसित होता है। कौन सा दृष्टिकोण विकसित होगा? वैज्ञानिकता विकसित होगी, और गणितीय दृष्टिकोण विकसित होता है। क्योंकि गणित में भी तो हम सवालों का हल स्वयं से ही खोजते हैं, पहले सीखते हैं, फिर समस्या मिलती है, सवाल देता है टीचर,
और उस सवाल का हम स्वयं खोजते हैं, तो वह क्या विधि है? ह्यूरिस्टिक मेथड ही है। इस विधि के प्रयोग में सफलता पाने के लिए पाठ्य पुस्तकें भी अन्वेषण पर लिखी होनी चाहिए, तभी वह अन्वेषण या खोज करने की तरफ क्या होगा? प्रेरित होगा। तो भाई इस विधि की सफलता इसी बात में निर्भर करती है कि जो गणित की किताबें हैं वो खोज करने की प्रवृत्ति को कितना बढ़ावा देती हैं। जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगी तो इस विधि की सफलता भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। उदाहरण के लिए हम समझें कि पाइथागोरस प्रमेय का स्वनिर्मित निष्कर्ष निकालना, संख्याओं के जोड़ से पैटर्न खोजकर सामान्य नियम बनाना। रीजनिंग में करते हैं ना कि भाई जोड़ के आधार पर, घटाने के आधार पर, गुणा करने के आधार पर, वर्ग के आधार पर एक पैटर्न नियमित होता है, तो उसको एक नियम बना लेते हैं कि भाई किस तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करके समस्या का क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। लाभ क्या है? बालकों में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है? विकास होता है। आत्मविश्वास और अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास होता है। भाई बालक जब किसी समस्या का हल स्वयं खोज लेगा तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और उसको लगेगा कि भाई मैं किसी भी समस्या को अच्छे ढंग से क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। तो बालक में आत्मविश्वास और अनुसंधान प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस विधि की सीमाएं क्या हैं? इस विधि के माध्यम से पढ़ाई में अधिक समय लगता है, क्योंकि बालक जब स्वयं प्रयास करेगा तो उसको समय ज़्यादा लग सकता है। तो संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ाना इस विधि से संभव नहीं है। कमजोर विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। देखिए, इंटेलिजेंट बालक है वो तो फॉर्मूले के आधार पे या स्वयं के सोचने के आधार पे क्वेश्चन का क्या करेगा, समस्या का क्या कर लेगा, हल कर लेगा। लेकिन कमजोर विद्यार्थी हैं, उनको तो पहले से सिखाना जरूरी होता है, तभी वह हल कर पाते हैं। तो उनके लिए यह विधि ज़्यादा सफल नहीं मानी जाती। और ये रही आपकी ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अन्वेषण विधि। इसके जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हम अगली विधि पढ़ेंगे, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में किसने बताया था? जॉर्ज पॉलिया ने बताया था। और जॉर्ज पॉलिया ने समस्या समाधान विधि के 4 चरण बताए थे। पहले किसी समस्या को समझना, दूसरा उसको सॉल्व करने के लिए योजना बनाना, फिर उस योजना को लागू करना, और लागू करने के बाद यह जांचना कि हमने जो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो योजना बनाई है वो कितनी प्रभावशाली रही है। तो समस्या समाधान विधि के कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। कितने चरण हो गए? 4 चरण। समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना लागू करना और पुनः जांच करना। उदाहरण के लिए जटिल गणितीय सवाल जैसे रैखिक समीकरणों का हल हम इसके माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। लाभ क्या है? देखिए, विश्लेषणात्मक सोच व निर्णय क्षमता का क्या होता है? विकास होता है कि भाई जब बालक जो है वो समस्या का समाधान करता है तो वह अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से निर्णय लेता है, अलग अलग तरीके से तर्क वितर्क करता है, और तब जाकर वो किसी एक निर्णय पर पहुंच पाता है। तो विश्लेषणात्मक सोच व निर्णय क्षमता का विकास होता है। वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ाव होता है। बालक को वास्तविक जीवन की समस्याओं से क्या होता है? जुड़ाव होता है, क्योंकि जब तक वह समस्या से स्वयं नहीं टकराएगा तो समस्या को वह अनुभव नहीं करेगा। सीमाएं क्या हैं? इस विधि के दोष क्या हैं? प्रत्येक पाठ के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी जगह समस्या हो ये जरूरी नहीं है, और संपूर्ण विषय वस्तु को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना इतना आसान नहीं है। लंबा समय अधिक लगता है, तो इसीलिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग जो है वो शिक्षक करता है। अगली जो विधि है वह है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि। मतलब कह सकते हो विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। इनको हम आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए, विश्लेषण विधि क्या है? एनालिटिकल मेथड क्या है? कि जटिल समस्या को छोटे भागों में तोड़कर हल करना। जटिल समस्या को छोटे भागों में क्या करना? तोड़कर हल करना। जैसे कोई भी सवाल होता है, उस सवाल को स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो वह क्या है? विश्लेषणात्मक विधि है। जैसे 3x+7 बराबर 13 है, इसको क्रमिक चरणों में हल करना है हमें। तो हम जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 13 -7। तो ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा? 6। और x बराबर क्या हो जाएगा? 6/3। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्या रहेगा? 2। तो यानी कि इसके हम अलग अलग चरणों में हमने इसको हल किया। तो यह विधि कौन सी होगी? विश्लेषण विधि। अब हम बात करते हैं संश्लेषण विधि। सिंथेटिक मेथड क्या होता है? छोटे तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना, यानी छोटी छोटी बातों को जोड़कर यदि हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे विभिन्न उदाहरणों में से बीजगणित के सूत्र को सिद्ध करना या प्रमेय को सिद्ध करना। इससे लाभ क्या होता है? छात्रों में तार्किक सोच का क्या होता है? विकास होता है। छात्रों में क्या होता है? तार्किक सोच का विकास होता है, क्योंकि विश्लेषण विधि किसी भी चीज को क्रमबद्ध रूप से विस्तृत करके समझाने पर विश्वास रखती है। संश्लेषण विधि छोटे छोटे तथ्यों को समरी पर विश्वास रखती है, निष्कर्ष निकालने पर क्या करती है? विश्वास रखती है। तो इन दोनों विधियों के माध्यम से बालक में क्या होता है? तार्किक सोच का विकास होता है।
अगर पेपर में पूछा जाए कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के कितने चरण हैं, तो विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के। अब देखिए हम डिटेल में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। ये क्या होता है? किसी भी विधान यानी कि टॉपिक या किसी विषय की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की, उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विश्लेषण कहते हैं। यानी कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, उसका हम सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करें, विस्तृत रूप से अध्ययन करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? विश्लेषण कहेंगे। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। कहाँ से? अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो हमें नहीं पता उसके माध्यम से हम ज्ञात, जिसकी हम पता करना चाहते हैं, उधर उधर तक चलती है। इसका प्रयोग रेखागणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में क्या होता है? प्रयुक्त होता है, क्योंकि विश्लेषण विधि में के माध्यम से प्रमेय को एक विस्तृत रूप से क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब सी है, तो सी का वर्ग क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग ए स्क्वायर और लंब का वर्ग बी स्क्वायर। तो इसके माध्यम से जो है वो सीखने पर बल देती है, डिटेल में समझाती है किसी भी चीज को, और वही विधि क्या है? विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि के गुण क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। यानी बालकों में क्या उत्पन्न करेगी? ये जिज्ञासा उत्पन्न करेगी, और यह प्रेरित करती है कि बच्चे अच्छे ढंग से कैसे पढ़ सकें। और यही विधि क्या है? विश्लेषण विधि है। स्वयं समस्या का समाधान करने और हल खोजने पर बल देती है विश्लेषण विधि, और किसी भी चीज को विस्तृत रूप से समझाती भी है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है और स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यही कारण ये विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है, और आधुनिक समय में ये बहुत ज्यादा उपयोग में ली जाती है। विश्लेषण विधि के दोष क्या है? कि भाई सभी टॉपिक्स को विश्लेषित रूप से, बहुत विस्तृत रूप से समझाया जाएगा तो क्या लगेगा? समय अधिक लगेगा। यानी कि विश्लेषण विधि अधिक समय लेने वाली विधि है। कैसी विधि है? अधिक समय लेने वाली विधि। कुशल अध्यापन करने के लिए, यानी कि अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है, तभी वह किसी टॉपिक को बहुत विस्तृत रूप से समझा सकता है। तो यह भी क्या है? विश्लेषण विधि है। अधिक तर्क शक्ति, सूक्ष्म शक्ति की जरूरत होती है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। मतलब छोटी क्लास के बालक हैं, उनको हम एक शॉर्ट रूप में जितना बढ़िया समझाएंगे, उतना विस्तृत रूप में उतना इनको नहीं समझा पाएंगे। तो विश्लेषण विधि जो है वो बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी मानी जाती है, छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। इनमें बालक को अधिक तर्क शक्ति और सूझ शक्ति की आवश्यकता होती है, कुशल अध्यापन की जरूरत होती है, अच्छे टीचरों का होना बहुत जरूरी है, और अधिक समय लेने वाली ये विधि है। ये विश्लेषण विधि के क्या है? दोष हैं। अब हम देखिए दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं, संश्लेषण विधि। ये विश्लेषण विधि की जस्ट उल्टी होती है। विश्लेषण विधि किसी भी विषय वस्तु को विस्तृत रूप से समझाती है, और यह संश्लेषण विधि क्या करती है? विषय वस्तु को एक निष्कर्ष के रूप में स्थापित करती है, निचोड़ के रूप में स्थापित करती है, समरी के रूप में स्थापित करती है। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिस पर एक व्यक्ति जो है वो सफल नहीं हो पा रहा, तो कई व्यक्ति उसको मिलकर क्या करेंगे? सफल उस समस्या का हल कर लेंगे। तो यह भी क्या है? एक संश्लेषण विधि है। कई विधियों के माध्यम से एक ही जगह उस समस्या को हल किया जाए तो वह भी क्या है? संश्लेषण विधि है। हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात वाक्य शब्दों से क्या बनवाए जाते हैं? वाक्य बनवाए जाते हैं। तो यानी कि पहले वर्णमाला पढ़ाई, फिर उसके बाद शब्द बनाए, और उसके बाद क्या बने? वाक्य बने। तो यानी किसी भी अलग अलग बिखरी हुई चीजों को एक जगह इकट्ठा करने में सहयोग देने वाली जो विधि होती है वह कौन सी होती है? संश्लेषण विधि होती है। अब हम बात करते हैं संश्लेषण विधि के गुण क्या हैं। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या क्या है? पाई का मान क्या होता है? 22/7, 22/7, और आर मतलब क्या है? 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 9। तो इस तरह से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह विधि सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। समस्या का समाधान तीव्रता से संभव होता है, क्योंकि इसमें समरी पर ध्यान दिया जाता है। स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। ज्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। यानी हमें संश्लेषण विधि में मतलब कि भाई किसी भी गणित के सवाल को सॉल्व करना है तो उसको फॉर्मूले को हम आउटपुट कर देते हैं और उसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो यह विधि भी कौन सी है? संश्लेषण विधि है। अब हम बात करते हैं संश्लेषण विधि के दोष क्या हैं। यह रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं कराती, बालक स्वयं समस्या का हल नहीं खोजता,
नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। इसके विकास में इनके विकास में सहयोग नहीं करती है। मतलब नवीन ज्ञान बच्चे को प्राप्त नहीं होता, तार्किक क्षमता विकसित नहीं होती और बच्चा इस विधि के माध्यम से चिंतन नहीं करता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जा सकता है, और यदि सूत्र भूल गए तो वो समस्या का हल भी क्या हो गया, दिमाग से निकल गया, हम कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए हमें किसी सवाल का सूत्र फॉर्मूला याद नहीं है, और बहुत जगह ऐसा मैथमेटिक्स में होता भी है, तो समस्या का हम समाधान नहीं कर पाते। छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का ह्रास करती है, यानी छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो विश्लेषण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बालक नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। संश्लेषण विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें स्मृति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है, और यह बालक प्रधान ना होकर किधर होती है, शिक्षक प्रधान की ओर ये रहती है संश्लेषण विधि। तो दोस्तों, आज हमने 5 गणित की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा। हमने प्रयास किया कि आपको कम समय में हम बेटर अध्ययन करा पाएँ, और ये क्लास जो है मैंने आपको समरी के रूप में आपको ये प्रस्तुत की। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इसे लाइक करें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है और आपको ये क्लास कैसी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो भी स्टूडेंट रीड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।